हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 20 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, डीडी न्यूज हो, पीआईबी हो, एनआई हो, दैनिक भास्कर, आकाशवाणी के महत्वपूर्ण इनपुट्स जो होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण खबरें ऐसी होती है लगता है कि परीक्षा में आपके पूछे जाने की संभावना इनकी बहुत प्रबल है, उन सभी पॉइंट्स को समाहित कर, कंपाइल कर डेली शाम को 7:30 बजे एक वीडियो प्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है आपके समक्ष। ठीक है। और इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की जाती है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, बीपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो। कोई भी पीसीएस की परीक्षा आप देने जा रहे हो या अन्य एक दिवसीय परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, कोई भी एग्जाम जहां भी करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो क्लास आपके बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। ठीक है। यहां पर देखा जाए तो इस वीडियो क्लास की क्लास पीपीटी, पीडीएफ इत्यादि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के देखा जाए तो पिन कमेंट में चेक करिएगा, वहां पर अगस्त महीने के पैकेज का, मासिक पैकेज का देखा जाए तो लिंक होगा। उस मासिक पैकेज के लिंक पे आप जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मासिक पैकेज। और मासिक पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है आइए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर डेली देखा जाए 7:30 बजे शाम को वीडियो क्लास मिल जाती है। प्रतिदिन जो पिक्टोरियल पीपीटी होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है ऐप पर, जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कर सकते हैं कि आपको करंट अफेयर की जो आपने पढ़ा क्लास में उसमें से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, रैंकिंग में देख सकते हैं। ठीक है। प्रतिदिन देखा जाए तो बाइलिंगुअल पीडीएफ, बाइलिंगुअल का मतलब ये कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। कंटेंट हमारा यहाँ पर बाइलिंगुअल होता है। ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि महीने के एंड में देखा जाए तो आपको कंपाइल पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है। एक फुल टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये बेस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं, पूरे महीने के बेस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व कर आप अपना परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल की जो पीडीएफ होती है, मंथली पीडीएफ होती है, वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर आज के। देखा जाए विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स। ठीक है। सबसे पहली खबर क्या है, विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स के बारे में। आइए चर्चा करते हैं। यहां पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे पहले तो ये इसका आयोजन कहां पर किया गया, जो विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स था इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया बीजिंग। कहां पर, बीजिंग चीन में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। बीजिंग चीन में इसका आयोजन किया गया। और यहां पर एक तथ्य यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका आयोजन कब हुआ था, तो ये 14 से 17 अगस्त 2025 के बीच में, क्योंकि अब यूपी पीसीएस और बिहार का आपने ट्रेंड देख लिया हो, महीना पूछ लेते किस महीने में आयोजित किया गया था। कोई महत्वपूर्ण इवेंट हुआ तो वो किस महीने में हुआ, आपको महीना भी याद रखना होगा। तो अगस्त महीने में विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किया गया था बीजिंग चीन में, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो यह 4 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय आयोजन तकनीकी नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है इसे। यहां पर हुआ क्या कि इसमें 16 देशों से आए हुए 500 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने 26 तरह की प्रतिस्पर्धाएं जैसे एथलेटिक्स, फुटबॉल, नृत्य, किक बॉक्सिंग इत्यादि में पार्टिसिपेट किया। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम था शायद आई थिंक मैन ऑफ स्टील। ठीक है। और उस मूवी में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो रोबोट होते हैं वो आपस में कैसे फाइट करते हैं, रोबोट फाइटिंग उसमें दिखाई गई है। ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो यह प्रगति न केवल रोबोटिक्स की प्रगति को दर्शाती है बल्कि वैश्विक स्तर पर मानव रोबोट सहयोग, ठीक है, मानव रोबोट सहयोग और भविष्य की तकनीकी संभावनाओं को उजागर करती है। ठीक है। चलिए अगली खबर है रूस का वेनेरा डी मिशन। अब ये जो वेनेरा डी मिशन है रूस का, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले तो ये जान लो कि परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे कि वेनेरा डी मिशन किस देश का मिशन है। ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि ये रूस का है। और दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि ये किस ग्रह के लिए है, चंद्रमा के लिए है, बृहस्पति के लिए है, शुक्र के लिए है या बुध के लिए है, ऑप्शन आ जाए वहां पर। तो ये शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए है। किस ग्रह के अध्ययन के लिए, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। अब आइए चर्चा करते हैं। रूस का वेनेरा डी मिशन शुक्र ग्रह पर अध्ययन के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो 2034 से 2036 के बीच में शुक्र ग्रह पर एक लैंडर भेजना, ऑर्बिटर और गुब्बारा जहाज भेजना, जिससे जो शुक्र ग्रह का एनवायरनमेंट है ना, शुक्र ग्रह की सतह है, उसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके और वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है उसके बारे में सटीक जानकारी मिल सके। इसी वजह से देखा जाए तो रूस के द्वारा ये वेनेरा डी मिशन लॉन्च किया जाएगा 2034 से 36 के बीच में। देखा जाए तो यह मिशन रूस के नए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है और स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट
द्वारा संचालित किया जाएगा, रूस के स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखें, क्या है अगली खबर, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पहली बार इसका आयोजन भारत में हुआ है। जो ये एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 था, इसका पहली बार आयोजन भारत में किया गया है। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चर्चा करते चलते हैं। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग 2025 का आयोजन भारत में पहली बार 20 से 23 अगस्त 2025 तक देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में किया जाएगा। ठीक है, कब इसका आयोजन होगा, 20 से 23 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, 20 से 23 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखें तो यह आयोजन भारतीय स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जो ये आयोजन हो रहा है, इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो भारतीय स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में देखें तो भारतीय स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है अमिताभ शर्मा। कौन है, अमिताभ शर्मा है वर्तमान में भारतीय स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे देखें तो इस प्रतियोगिता में 11 से अधिक एशियाई देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें चीन, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीनी ताइपे, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और भारत शामिल है। मतलब ये जो एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता है, इसमें 11 एशियाई देशों के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो इंडिया अलायंस है ना, उसने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सीपी राधाकृष्णन जो है ये बीजेपी के उम्मीदवार है। ठीक है, उसी प्रकार से देखा जाए तो जो इंडिया अलायंस है, अब इंडिया अलायंस के कौन है, तो इंडिया अलायंस के कौन है उनके बारे में यह चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो इंडिया अलायंस गठबंधन ने भारत के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। किसको बनाया है, बी सुदर्शन रेड्डी। ये है इंडिया अलायंस के, देखा जाए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार। ठीक है, और एनडीए के कौन है, एनडीए के हैं सीपी राधाकृष्णन। चलिए आगे देखें तो यह घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के अन्य नेताओं की उपस्थिति में किया था। यहां पर देखा जाए तो इस चुनाव को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडिया दक्षिण भारत से उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। ये पहली बार है कि दोनों लोगों ने, दोनों पार्टियों ने, एनडीए जो एनडीए गठबंधन है और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन है, इन दोनों गठबंधन ने अपने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं वो दोनों दक्षिण भारतीय हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो एनडीए के उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, ये कहां के हैं, ये तमिलनाडु से हैं। ठीक, और वहीं पर जो इंडिया के उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी, ये कहां के हैं, ये तेलंगाना के हैं। ठीक, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका संबंध कहां से है, ये जरूर याद रखिएगा। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से है और वहीं पर जो बी सुदर्शन रेड्डी है, ये संबंध इनका कहां से है, तेलंगाना से है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें तो असम राइफल और आईआईटी मणिपुर, यहां पर आईआईटी ट्रिपल आईटी मणिपुर होगा, आईआईटी मणिपुर लिखिए, ये ट्रिपल आईटी मणिपुर होगा। ठीक है, देखा जाए ड्रोन प्रशिक्षण के लिए समझौते ज्ञापन पर इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर किया गया है, समझौते ज्ञापन पर। ठीक है, चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में असम राइफल्स ने इम्फाल के मंट्री पुखरी स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी मणिपुर के बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। यहां पर देखा जाए तो इस सहयोग का उद्देश्य क्या है, इस सहयोग का उद्देश्य सुरक्षा, निगरानी, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ड्रोन तकनीकी को विकसित करना है। यहां पर देखा जाए तो सुरक्षा, निगरानी और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो होता है, उसके लिए जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, उस ड्रोन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए असम राइफल और ट्रिपल आईटी मणिपुर के बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक, देखा जाए तो यह समझौता रक्षा बलों और अकादमिक संस्थाओं के बीच साझेदारी को मजबूत करते हुए भविष्य रक्षा नवाचार, तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, तो ट्रिपल आईटी मणिपुर के साथ हस्ताक्षर किया है। चलिए आगे देखें, नया स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम। अब ये पैरेलल वेब सिस्टम जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पराग अग्रवाल का आपने नाम सुना होगा। एलन मस्क ने देखा जाए जब ट्विटर को, या यूं कहे तो एक्स को खरीद लिया, परचेज कर लिया, तो पराग अग्रवाल को बाहर निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ट्विटर से बर्खास्तगी के पूर्व, यहां पर देखा जाए ट्विटर से बर्खास्तगी के बाद
पूर्व सीईओ जो है पराग अग्रवाल, इन्होंने एक नया एआई स्टार्टअप, नाम क्या है इसका, पैरेलल वेब सिस्टम, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो पैरेलल वेब सिस्टम किसने लॉन्च किया है, पराग अग्रवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो देखा जाए तो पूर्व सीईओ थे किसके, ट्विटर के। ठीक है, देखा जाए तो ये स्टार्टअप जो है ये क्या करेगा, तो यह स्टार्टअप ऐसे टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जिससे एआई एजेंट्स इंटरनेट से रियल टाइम जानकारी खोज, वेरीफाई और व्यवस्थित कर सकते हैं। मतलब आपको जैसे होता ना कि पहले आपने सर्च किया कोई चीज, गूगल पे सर्च किया, ठीक है, अब गूगल पे सर्च किया, गूगल से आपने वो मैटर उठाया, फिर उस मैटर को आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप कंटेंट तैयार करते हैं, फिर तैयार करने के बाद जाके चैट जीपीटी पे फिर उसको वेरीफाई करते हैं, फिर उसका वेरीफाई करने के बाद आप फिर से वापस से प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर कंटेंट का फैक्ट चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ, मतलब ये सारी चीजें चलती हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि टाइम, पहले एक बार आप गूगल पे गए, सर्च किया, पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद उसकी डिटेलिंग नोट की, फिर पॉइंट्स उठाए, पॉइंट्स को लिखा, एक अलग जगह नोट किया, नोट करने के बाद वापस से आप चैट जीपीटी पर गए, फिर चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट दिया, फिर आपने कंटेंट को फैक्ट चेक करवाया। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। अब इस लंबे प्रोसेस को बाईपास करते हुए देखा जाए, ये जो पैरेलल वेब सिस्टम है, ये सीधे सीधे जैसे ही आप सर्च करेंगे तुरंत ही उसके बारे में वहां पर प्रॉम्प्ट आपको सीधे सीधे देना होगा कि हम क्या चाहते हैं। एटलीस्ट हम कंटेंट बनाने के साथ साथ फैक्ट चेक हो जाए, तो वो सीधे सीधे पैरेलल वेब सिस्टम आपका तुरंत वही प्रॉम्प्ट पे काम करेगा। और जैसे ही आप कंटेंट के लिए कोई कंटेंट खोज रहे हैं, वो उसी टाइम पे कंटेंट बना भी देगा, फैक्ट चेक भी कर लेगा, जो गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, उनको इंडिकेट भी कर देगा कि यहाँ पर ये गलती है, इसकी आप सुधार लें। ठीक है, तो ये सारा काम ये पैरेलल वेब सिस्टम कर देगा। और देखा जाए तो ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, पैरेलल वेब सिस्टम, पराग अग्रवाल ने इसको लॉन्च किया है। और ये क्या क्या चीजें करेगा, तो एआई एजेंट्स इंटरनेट से रियल टाइम जानकारी खोज सकेगा, वेरीफाई कर सकेगा और उन्हें व्यवस्थित भी कर सकेगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इसका उद्देश्य मशीनों को वेब और इंसानों से भी अधिक तेज, कुशल और स्वायत्त तरीके से काम करने योग्य बनाना है। मतलब मशीनें जो है ना, वो वेब पर इंसानों से भी तेज और अधिक कुशलता से काम कर सके। अब इंसान अगर देखे जाए, अभी जैसे चैट जीपीटी आप यूज करते हैं, या जेमिनाई है, या O3 है, ठीक है, परप्लेक्सिटी है, आप यूज करते हैं। ठीक है, इन सबको यूज करने के साथ एक समस्या ये है कि आपको बार बार प्रॉम्प्ट देना होगा। आप प्रॉम्प्ट जैसा चाहते हैं वैसा, मतलब कंटेंट आपके दिमाग में आया वैसा कंटेंट देने के लिए अगर जो आप गलत प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, या प्रॉम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं, या सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसा प्रॉम्प्ट दे तो वैसा कंटेंट हमको मिल जाए, वो सारा काम देखा जाए तो अब ये पैरेलल वेब सिस्टम के जरिए आप कर सकते हैं। ठीक, तो पैरेलल वेब सिस्टम एआई के लिए नया वेब इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भविष्य की एआई प्रेरित वेब नींव को रखने पर केंद्रित है। भविष्य में जो एआई का आप यूज करेंगे, जो आप सोच सकते हैं, उन सब के लिए देखा जाए ये जो पैरेलल वेब सिस्टम है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एआई के लिए एक नया वेब इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये तैयार कर देगा खुद से ही। चलिए अगली खबर देखें, चर्चा करें तो SCCL बनी पहली कोल PSU जिसने गोल्ड और कॉपर की खोज शुरू की है। ठीक है, यहां पर ये जो सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड देश की पहली कोल PSU बन गई है जिसने सोना और तांबे की खोज शुरू की है। ठीक है, तो परीक्षा वहां से पूछेगा कि भारत की पहली कोल PSU कौन सी है जिसने सोना और तांबे की खोज स्टार्ट की है, तो सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड यानी कि SCCL, ये देश की पहली कोल PSU बन गई है जिसने सोने और तांबे की खोज स्टार्ट की। देखा जाए तो कंपनी ने कर्नाटक के देवदुर्गा क्षेत्र में सोना और तांबा खनिज ब्लॉकों के सर्वेक्षण लाइसेंस की नीलामी के जरिए हासिल किया है। यह कदम क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन, जो क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन है ना, जिसके लिए देखा जाए तो अभी भारत चीन पर निर्भर करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उस दिशा में एक बड़ा परिवर्तित कदम माना जा रहा है और खनन क्षेत्र में कोल कंपनियों की नई भूमिका को भी दर्शाता है। खनन के क्षेत्र में देखा जाए तो जो कोल कंपनियां हैं, ठीक, उनकी नई भूमिका को भी प्रदर्शित करने का कार्य किया जा रहा है। चलिए आगे हम बात करें, भारत रूस अंतर सरकारी आयोग का 26वां सत्र मॉस्को में आयोजित। ठीक, अब यहां पर देखा जाए इस सत्र जो आयोजित किया जा रहा है, परीक्षा में तो आपसे पहले डायरेक्टली पूछेगा कि भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र का आयोजन कहां पर किया गया। नई दिल्ली, कोलकाता, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, 4 ऑप्शन रहेगा, वहां पे आपको टिक करना होगा कि मॉस्को में इसका आयोजन किया गया। अब आइए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि भारत की ओर से यहाँ पर प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे। तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर रूस गए हुए हैं। इस दौरान वे मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग का जो 26वां सत्र है इसकी सह अध्यक्षता करेंगे।
जिसमें व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की जाएगी। ठीक, यहां पर देखा जाए तो यात्रा के दौरान वे रूसी विदेश मंत्री सरगई लवरोव से मुलाकात भी करेंगे। इंडिया रसिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। ठीक है, इंडिया रसिया बिजनेस फोरम का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, ये भी रूस में ही किया गया, मॉस्को में। देखा जाए तो इस दौरे का उद्देश्य भारत रूस के विशेष और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। यहां पर देखा जाए बेसिकली ये जो दौरा है, इस दौरे को दिखाया जा रहा है कि इंडिया रसिया बिजनेस फोरम है और विदेश मंत्री यात्रा कर रहे हैं। 26वां सत्र भारत रूस अंतर सरकारी आयोग का 26वां सत्र आयोजित किया जा रहा है। ये सब हाथी के दांत है। बात क्या है, वही रूस और यूक्रेन का जो वॉर है, वॉर चल रहा है, उसमें आपने भारत की महत्वता को देख लिया। भले टैरिफ लगाया जा रहा है, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि भारत चाह ले तो युद्ध समाप्त हो जाए, भारत चाह ले तो युद्ध समाप्त हो जाए। भारत नहीं चाह रहा है, इसी वजह भारत तेल खरीद रहा है, भारत जो तेल खरीद रहा है इसी वजह से रूस जो है ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। भारत तेल खरीदता है तो उसको पैसे मिलते हैं, तो घूम फिर के कहीं ना कहीं बात आ जाती है भारत पे। भारत चाह लेगा तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए वही है, यहाँ पर देखा जाए बातचीत तो उसी पे होगी, लेकिन आगे से दिखाया गया जाएगा कि यहाँ पर जो भारत रूस अंतर सरकारी आयोग का 26वां सत्र आयोजित किया गया, फिर बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया जिसमें एस जयशंकर जी सम्मिलित हुए हैं। आगे हम बात करें प्रेस सेवा पोर्टल का शुभारंभ। अब ये जो प्रेस सेवा पोर्टल है महत्वपूर्ण हो जाता है, चलिए चर्चा करते हैं। तो भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, नाम क्या है इनका, योगेश बावेजा। योगेश बावेजा है वर्तमान में भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है, इनके द्वारा देखा जाए तो प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है और यह पोर्टल अखबारों पत्रिकाओं के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो समाधान के रूप में कार्य करेगा। अगर ये पोर्टल है, आप चाहते हैं कि आप कोई प्रेस खोलें, आप अखबार कोई लॉन्च करना चाहते हैं कि आप कोई पत्रिका लॉन्च करें, अब उस पत्रिका लॉन्च करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। अब वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी। अब उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और आसान करने के लिए देखा जाए तो प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है योगेश बावेजा के द्वारा। ठीक है, और ये योगेश बावेजा जो है ये प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये पोर्टल क्या करेगा, ये अखबारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान करने के लिए सिंगल विंडो समाधान के रूप में कार्य करेगा। इस पहल से देखा जाए तो पारदर्शिता बढ़ेगी, स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी, प्रकाशकों के लिए व्यवसाय सुगम बनेगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगली खबर है अंतरराष्ट्रीय फिजिक स्पोर्ट में अरुणाचल प्रदेश की पहली स्वर्ण पदक विजेता। जो अंतरराष्ट्रीय फिजिक स्पोर्ट है इसमें अरुणाचल प्रदेश की ओर से देखा जाए तो पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की याजिका हिलांग ने, क्या नाम है इनका, याजिका हिलांग इनका नाम है, ये अरुणाचल प्रदेश की है। इन्होंने भूटान के थिम्फू में आयोजित 15वें साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की मॉडल फिजिक 155 सेंटीमीटर वर्ग कैटेगरी जो थी इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है। और वह अरुणाचल प्रदेश से है और राज्य की पहली महिला फिजिक स्पोर्ट एथलीट बनी है जिन्होंने किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश की ओर से देखा जाए तो अभी तक कोई भी महिला फिजिक स्पोर्ट एथलीट ऐसी नहीं थी जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया हो किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में, लेकिन अब जो याजिक हिलांग है इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है अंतरराष्ट्रीय फिजिक स्पोर्ट प्रतियोगिता में। ठीक है, और यहां पर देखा जाए तो 15वें साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था, परीक्षा पूछे तो भूटान थिम्पू में इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगली खबर देखें तो ब्रिटिश रॉयल नेवी के पहले हिंदू धर्मगुरु। अब यहां पर देखा जाए इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश रॉयल नेवी के पहले हिंदू धर्मगुरु कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दैनिक भास्कर की खबर थी, इसको यहाँ पर दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। चर्चा करें तो ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने हिमाचल के कसौली निवासी, इनका नाम क्या है, कसौली निवासी भानु अत्री, ये नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, भानु अत्री का, ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है इसने हिमाचल प्रदेश के कसौली निवासी भानु अत्री को अपना पहला हिंदू धर्मगुरु नियुक्त किया है, हिंदू धर्मगुरु नियुक्त किया है। वे नौसेना अधिकारियों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर आधारित आध्यात्मिक सहयोग प्रदान करेंगे। जो ब्रिटेन के रॉयल नेवी है ना, उसके जो नौसेना अधिकारी हैं उनको देखा जाए तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर आधारित आध्यात्मिक सहयोग प्रदान करने के लिए भानु अत्री को पहला हिंदू धर्मगुरु बनाया गया है नेवी के द्वारा। देखा जाए तो भानु अत्री रॉयल नेवी में आधिकारिक भूमिका निभाने वाले पहले गैर ईसाई धर्मगुरु बने हैं। यहां पर देखें तो पहले गैर ईसाई धर्मगुरु हैं जो रॉयल नेवी में आधिकारिक भूमिका निभाएंगे। ठीक है,
39 वर्षीय अत्री 2009 से लंदन में पुरोहित का कार्य कर रहे थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रिटिश रॉयल नेवी में पहले हिंदू धर्मगुरु बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, भानु अत्री है, और इनका संबंध कहाँ से है, भारत से है। भारत के किस राज्य से है, तो हिमाचल प्रदेश से है। ये पॉइंट याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज अपने इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की है और उसी के साथ एक अंतिम पॉइंट देख लेते हैं, विश्व मच्छर दिवस, और फिर उसके बाद इस वीडियो को करेंगे समाप्त, ठीक है। तो विश्व मच्छर दिवस के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करें तो विश्व मच्छर दिवस हर वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्किटो डे। तो ये वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है 20 अगस्त को, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका उद्देश्य मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और उनके बचाव व नियंत्रण पर बल देना है। किस प्रकार से बचा जा सकता है, इन सब पर बल देने के उद्देश्य से देखा जाए तो विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर इसका थीम क्या है वर्ष 2025 के लिए? थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ये इसका थीम है। इस थीम को आप याद रख सकते हैं क्योंकि अक्सर देखा जाए परीक्षाओं में आपसे जो दिवस पूछे जाते हैं वो मैच द फॉलोइंग में पूछे जाने लगे। सबसे पहले तो ये जैसे दिवस पूछा जाता है तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन। पहला जो टाइप है वो सीधे सीधे या तो दिवस पूछ लेगा, ये दिवस कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको टिक करना होगा। सेकंड टाइप अब नया आया है, देखा जाए तो एक तरफ 4 दिवस लिखे रहेंगे और दूसरी तरफ 4 डेट पड़े रहेंगे, वो आपको मिलाना होगा, मैच करना होगा, ठीक है। और एक तीसरा टाइप, अन्य टाइप, एक तरफ दिवस लिखा होगा, दूसरी तरफ उसका थीम लिखा होगा, आपको थीम से मैच करना होगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के देखा जाए तो ट्रेंड देखे गए हैं जो महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं उनके, ठीक है। तो ये थीम याद रखिएगा, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, इसका थीम है। यहाँ पर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं जो विश्व मलेरिया दिवस है। तो 20 अगस्त 1897 को ब्रिटिश वैज्ञानिक सर रोनाल्ड रॉस ने खोज की कि मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया की वाहक है। इसी दिन देखा जाए रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है ना, यही मलेरिया की वाहक है। और इस खोज के लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार था उसे सम्मानित किया गया था, ठीक है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार था, इससे 1902 में रोनाल्ड रॉस को यहाँ पर सम्मानित किया गया था। देखा जाए तो उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में ही हर साल 20 अगस्त का जो दिन होता है इसको विश्व मच्छर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी वजह से जो विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों? क्योंकि 20 अगस्त 1897 को रोनाल्ड रॉस ने मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया की खोज की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आज अपने इस वीडियो में देखा जाए हमने लगभग 12 से 13 टॉपिक डिस्कस किए हैं। कुछ सवाल हैं जो सवाल आज मैं आपसे पूछूंगा और वो सवाल आपको लिख के बताना होगा। डेली आप ABCD लिख देते थे, फिर आप कंफ्यूज हो जाते थे कि A सही है B सही है। आज आप सीधे सीधे क्वेश्चन जो मैंने पूछूंगा उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर आयोजित किया गया आपको बताना है। आप चाहें तो किस देश में आयोजित किया गया, देश बताना, इसमें किस देश में आयोजित किया गया, ठीक है, इसमें देश बताना है आपको। यहां पर देखा जाए दूसरा सवाल है, रूस का महत्वाकांक्षी वेनेरा डी मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए, कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है, ये आप कमेंट में बताएं। और तीसरा सवाल है कि सेनेलेक्स युद्ध अभ्यास जो होता है ये भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, ठीक है। तो यहां पर ये 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं। इन 3 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आज PPT में किया गया है, ये परिवर्तन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूं विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।